ये दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमाए हुए हैं। सबसे पहली तस्वीर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों की पत्रकार वार्ता की है। कुल मिलाकर अब आदिवासी सड़क पर उतरने की तैयारी में आ गए हैं। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि 3 दिन के अंदर राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करती है तो हजारों की संख्या में राजभवन घेराव के लिए हम मजबूर होंगे। वहीं दूसरी ओर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हस्ताक्षर नहीं हुआ तो रणनीति तैयार की जाएगी। जो आप इतना समय यहाँ रखा हुआ है आरक्षण के बिल को, उसमें तत्काल उसमें दस्तखत करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के व्यापक हित के लिए आवश्यक है। बहुत से भर्तियाँ रुकी हुई हैं, बहुत से जो भर्ती होना है वो रिजल्ट उसका आ गया वो रुका हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ के व्यापक हित में और आदिवासियों के, खासकर आदिवासियों के हित में। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। छत्तीसगढ़ के आदिवासी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर आरक्षण विधेयक पर जल्द हस्ताक्षर हो सके उसे लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच भी जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिल रही है। जो चीज विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा, लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है और नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम प्रदेश के हित में बच्चों के भविष्य को लेकर हम किसी प्रकार के अड़ंगा नहीं होने देंगे। वो चाहती हैं कि उनकी जिद पूरी हो, हम भिजवा देंगे। राजभवन में कोई राजनीति होती नहीं। राजभवन तकनीकी बिंदुओं पे अध्ययन करने के लिए कि इस पूरे आरक्षण के मसले पे विशेषज्ञों की क्या राय है, उनका क्या ओपिनियन है, इसको जानने के लिए उनसे राय ले रही है। राय लेने के बाद आगे कदम उठाएगी। बहरहाल जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक पर आदिवासी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि राजभवन इनके निशाने पर है। ऐसे में अब देखना होगा क्या राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी या विधेयक वापस लौटाएंगी, या अनिश्चित काल तक राजभवन में यह मामला यूं ही अटका रहेगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण जिद और अहम की लड़ाई में फंस सा गया है। 20 दिन गुजर गए हैं, आरक्षण पर न तो राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए हैं और न ही राज्य सरकार की तरफ से उन 10 सवालों के जवाब राजभवन को मिले हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आरक्षण संशोधन बिल पर गतिरोध खत्म हो जाएगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत जरूर दिए हैं कि अगर राज्यपाल जवाब देने भर से मान जाएंगी तो वह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जवाब भिजवाने के लिए तैयार है। हालांकि मसला जवाब और विधेयक रोके जाने का तो नहीं है। मामला कुछ सियासी दांवपेच में ऐसा उलझा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का हित ताक पर रख दिया गया है और अब तो खुलकर जिस तरह से जुबानी जंग सामने आ रही है, लगता नहीं कि फिलहाल छत्तीसगढ़ के युवाओं को 76% आरक्षण का लाभ आनन फानन में मिल पाएगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हर बार ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि राजभवन और सरकार जनहित के बड़े मुद्दे पर आमने सामने आ जाते हैं? झारखंड में भी आरक्षण उलझा हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी मामला फंस सा गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि गैर बीजेपी राज्यों में राज्यपाल जनहित के मुद्दे की अनदेखी कर रहे हैं? क्या राज्यपाल अपनी सीमाओं से परे जाकर काम कर रहे हैं? क्या अधिकार क्षेत्र का राजभवन ख्याल नहीं रख रहा है? और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेट लतीफी के बीच सियासतदारों की शब्दों की सीमा क्यों मर्यादाओं को लांघ रही है? तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आरक्षण पर आक्रोश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केदार गुप्ता साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रखर वक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि पूरा मामला कहीं ना कहीं संवैधानिक और विधि, ये तमाम चीजों में उलझा हुआ है, तो सबसे पहले मैं दुबे साहब के पास चलता हूं। दुबे साहब, 20 दिन हो गए हैं, 10 सवालों का सरकार जवाब देना नहीं चाह रही, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। जिद और अहम में पूरा मामला अटक सा गया है, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो दुबे साहब गौण हो गए। ऐसा लग रहा है कि केवल राजनीति के अलावा कुछ अब बचा नहीं इस विषय पर। दुबे साहब, देखिए क्या है कि जब आरक्षण की बात आई और जो है बातों का सिलसिला बढ़ते रहा, तो उस समय ऐसा
कतई प्रतीत नहीं हो रहा था कि मामला जो है इतना पेचीदा हो जाएगा और इस पर इतना, एक शब्द यूज़ करूंगा मैं, घमासान मच जाएगा। देखिए क्या है कि बात ये थी कि विधानसभा का सत्र बुलाने की, इस पक्ष में जो है सत्ता पक्ष कांग्रेस भी थे और भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष की जो भूमिका निभा रही वह भी थी, और महामहिम राज्यपाल जी ने भी कहा था कि विधानसभा का सत्र बुलाएं और वहाँ पे इसको पारित कराएं, फिर इस पे हस्ताक्षर होने में देर नहीं लगेगी। अब वो सदन में दोनों पक्षों की सहमति से, मतलब ध्वनि मत से पारित भी हो गया, और उसी शाम 5 मंत्री जो है तुरंत वहाँ राजभवन पहुँचे और वहाँ एक जो है तकनीकी पॉइंट उसमें आड़े आ गया कि क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट कहाँ है, जो महामहिम का कहना था। और सबसे बड़ी बात यह कि बात जो है वहाँ पे जाकर फंसी हुई है, और क्वांटिफाइबल डेटा रिपोर्ट। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जब इस पिछड़ा वर्ग का एक संगठन, पिछड़ा वर्ग के वैसे तो 3-4 संगठन जो है वहाँ पे मिल चुके हैं महामहिम से, तो एक संगठन था उसमें एक IAS भी थे और एक छत्तीसगढ़ के प्रदेश की प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वहाँ उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़ा वर्ग की आबादी 42.43% है, ऐसे में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग का न्याय संगत नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी खड़ा हो गया, आज तक छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य कहा करते थे, अगर कहीं क्या क्वांटिफाइबल डेटा रिपोर्ट के अनुसार चलें तो क्या है पिछड़ा वर्ग बहुल राज्य हो गया। फिर उसके बाद यही नहीं है, अभी तो मतलब मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है। फिर अग्रवाल सभा का प्रतिनिधिमंडल महामहिम से मिला, राजपूत क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल भी महामहिम से मिला। उनका कहना है कि 50% ही आरक्षण रखा जाए। और छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं कवासी लखमा जी, उन्होंने शुरू में ही, विधानसभा सत्र शुरू होने में ही कहा था कि यह तो आरक्षण लागू करवा के रहूंगा मैं, और नहीं लागू करवाया पाया तो राजनीति भी छोड़ दूंगा, और सारी बातों को लेकर वो अब भी मुखर हैं। अमित जी, क्या आश्वासन मिला है? आज आपके तमाम आदिवासी विधायक गए थे महामहिम से मिलने के लिए। सर्व आदिवासी समाज एक तरफ कह रहा है वो घेराव करेगा, भाई राज्यपाल ने क्वेरी करी है, बता दीजिए भाई 10 सवाल ही तो हैं, 10 सवाल के जवाब देने में दिक्कत क्या? और ये राज्यपाल का अधिकार है, वो लौटा सकती है, अपने पास रख सकती है, जवाब देने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्या आपत्ति क्या है आप लोगों को? देखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं डिबेट स्टार्ट होने के पहले ही, कि महामहिम जी का क्योंकि वो हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं, हम सब उनका बहुत ही आदर करते हैं, और लगातार मैं आपके माध्यम से बता दूं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे ही विधानसभा सत्र में इसे रखिए, मैं तुरंत इसमें सिग्नेचर कर दूंगी। तो ऐसी क्या विडंबना है? और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जब कोई विधेयक लाया जाता है तो पूरा विधि विभाग से उसका अध्ययन भी किया जाता है, उनसे अभिमत भी लिया जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि विधि के अनुसार ही और नियमों के तहत ही वो विधेयक को लाया गया था। लेकिन अगर फिर भी महामहिम जी को कुछ क्वेरीज हैं, जैसे क्लॉज 2 में उन्होंने कहा था कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1992 में डिसाइडेड हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें क्या था? मुझे ऐसा लगता है आदित्य जी कि हर राजभवन की एक न्यायिक टीम होती है, और वे तो पब्लिक डोमेन में है कि अगर संवैधानिक पीठ की न्याय संगत जो साइटेशंस कहा जाता है, अगर वो डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट है तो वो पब्लिक डोमेन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी राजभवन के पास भी जो विधि अधिकारी होंगे उनके पास भी निश्चित तौर पे, क्योंकि वो रिजर्वेशन को लेके डिसाइड हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992, जिसे 9 जजेस ने फैसले दिए थे। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि पूरा अध्ययन करने के बाद सरकार ने सभी संवैधानिक पहलुओं की पड़ताल के बाद और तथ्यात्मक रूप से बताया था राज्यपाल को आपने, केवल हम आदिवासियों का नहीं ओबीसी का भी बढ़ा रहे हैं या एससी का हम कम कर रहे हैं, ये चर्चा हुई थी क्या पहले? देखिए, मैं आपको एक पूरा दारोमदार केवल आदिवासियों के जो 32 से 20 हुआ था उस पे ही था, ये नया क्लॉज जुड़ा, ओबीसी का आपने बढ़ा दिया, एससी का कम कर दिया, क्या इसकी जानकारी महामहिम को दी गई थी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि संविधान के अनुसार जिसको जितना मिलना चाहिए उनके किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लगातार जिस प्रकार से क्वांटिफाइड डाटा आने के बाद जस्टिस जो पटेल जी की अध्यक्षता में बनी थी, उसके बाद ही मैंने आपको बताया ना कि जब इनके समय में इन्होंने जब किया था उस समय इनके पास डाटा नहीं था, पूर्व सरकार के पास डाटा नहीं था, और 2012 में जो 18 याचिकाएं लगी थी जिसे सुप्रीम हाई कोर्ट ने बाद में डिसमिस किया,
तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 कमेटियां बनी थी। ननकी राम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और दूसरी कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और दोनों कमेटी को जब इनसे एफिडेविट मांगा गया और मूल एफिडेविट के साथ संशोधित एफिडेविट जब मांगा गया, दोनों कमेटियों की रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की, जिसका खामियाजा आदिवासी भाइयों के साथ साथ सभी वर्गों को उठाना पड़ रहा है। और आदित्य जी, एक चीज और, मैं आपके माध्यम से आदरणीय केदार भैया मेरे बड़े भाई हैं, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता है, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि भाजपा के लोग भी जाएं, क्योंकि लगातार आज तक भाजपा का नेता शायद कोई भी वहां गए नहीं है निवेदन करने के लिए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अविलंब इस पे हस्ताक्षर होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक देरी से हर वर्ग के लोगों को इसका नुकसान और खामियाजा उठाना पड़ रहा है। केदार गुप्ता साहब, आप लोग चुप क्यों हैं? आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, चलिए अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से क्या पहल हुई है? मैं पर्याप्त समय दूंगा, आप ये बता दीजिए खाली कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस 20 दिन में क्या पहल की गई। मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रयास और आंदोलन के कारण हम भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे जाम किया, घंटों बैठे रहे सड़क पर कि आरक्षण लागू होना चाहिए, और जो आपने हाईकोर्ट से जो आपको हारे हैं उस पर आपको शीघ्र निर्णय लेना है, आप अध्यादेश जारी करें, विधानसभा का सत्र बुलाएं। हम महामहिम के पास ज्ञापन लेके गए और हम 100 लोग गए थे अंदर। वो मेरे भाई कहते हैं कि हम चिंता नहीं करते अमित जी, तो ऐसी बात नहीं है। फिर महामहिम ने पत्र स्वयं लिखा कि आरक्षण के लिए आप सत्र बुलाएं और कैबिनेट की बैठक बुलाकर निर्णय लें, तब जाकर निर्णय हुआ। और निर्णय कैसा हुआ, क्या हुआ कि भाई आपने कह दिया कि हम इसके लिए दूसरे प्रदेशों में टीम भेजेंगे जहां 50% से ऊपर है। तो मेरे भाई कह रहे थे कि तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, तो उस समय इनको उपलब्ध नहीं दिखी क्या? क्यों कमेटी बना के बाहर भेजने की नौटंकी करके इन्होंने समय जाया किया? क्यों बर्बाद किया समय? आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का जब आरक्षण मिलना था देख लेते, पब्लिक डोमेन से निकाल लेते। कमेटी बनाएंगे, भेजेंगे, जो इस ओर इशारा करती है। और आपने हाई कोर्ट में प्रॉपर जवाब नहीं दिया, आप दस्तावेज जमा नहीं कर पाए। 4 साल हो गए आपकी सरकार को। आप चाहते नहीं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ओबीसी को बराबर आरक्षण मिले। क्यों 4 साल में आप हाई कोर्ट में अपना दस्तावेज नहीं दे पाए? फिर आप कमेटी भेजते, तो आप लिंगर ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर 10 प्रश्न जो मैं कहता हूं बिल्कुल कानूनी रूप से संबंध रखते हैं, वो 10 प्रश्न, अरे भाई क्वांटिफाइबल डाटा केंद्र सरकार ने कहा आरक्षण के लिए लागू होगा, तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? कोई कहता है कि 42% ओबीसी हैं, कोई कहता है 44% आदिवासी भाई हैं, तो आखिर ये तय कौन करेगा? क्वांटिफाइबल डाटा किसके लिए बना है, क्यों जारी नहीं करते? और दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 335 में एक कंडिका का उल्लेख है कि आरक्षण के आधार पर जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, क्या सरकार उससे सक्षम रूप से काम करा पाएगी? इसके बारे में कोई सर्वे किया गया क्या? तो ये किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि जवाब ये दे नहीं सकते। और जो इन्होंने आरक्षण का फैसला लिया है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उसमें कानूनी पेच फंस ना जाए, इसलिए महामहिम ये चाहती हैं कि इसका पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन किया जाए, ताकि ये लागू हो तो किसी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं किया जा सके। तरफ से क्या पहल की जा रही है? नवीन मार्कंडे जी गए थे, अभी कैसे बात कर रहे हैं, जाकर उन्होंने बात की और अपना विषय रखा। वो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता, और सबसे बड़ी बात तो ये है आदित्य जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये राजभवन इशारों पे चल रहा है भाजपा के, तो हम लोग जा रहे होंगे ना? ये तो इशारा कहते हैं, मतलब लगातार आ जा रहे हैं। तो अमित जी, ये बात आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम लोग टच में हैं, और मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं कि देश जो है वो कानून से और संविधान से चलता है, और राज्यपाल और राजभवन उसके सुरक्षा का पालक होते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं संविधान की, उसका माखौल उड़ाया जा रहा है। यहां तक कह दिया जा रहा है कि अफसर कठपुतली बन गए हैं राजभवन के। तो आखिर सम्मान तो करें, लड़ाई अपनी जगह है, पर शब्दों का उपयोग तो बराबर होना चाहिए। ऐसे में जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अपराध हो रहे हैं, तो जब सरकार ही संविधान का उल्लंघन कर रही है, अपमान कर रही है, शर्मनाक शब्दों का उपयोग कर रही है, तो शायद अपराधी ये मान गए हैं कि ये सरकार हमारी सरकार है। ठीक, दुबे साहब, ये लंबा समय ले रही हैं राज्यपाल। देखिए, सीधी बात है, उनके पास ये पावर है कि वो अपने पास रख सकती हैं, विधेयक को लौटा भी सकती हैं। आप विकल्प क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से बात आ रही थी, सरकार ने जिस प्रकार से कहा कि अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास हम जाएंगे, तो क्या ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की लड़ाई अब दिल्ली जा रही है? दुबे साहब, छत्तीसगढ़ की लड़ाई मैं समझता हूं कि दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड चीजें सामने नहीं आ रही है।
और देखिए क्या महामहिम राज्यपाल जी अभी दिल्ली गई तो पहले वो केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिली, उसके बाद राष्ट्रपति जी से मिली, तो निश्चित रूप से विधेयक पे चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी का ये भी बयान आया कि छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को नवी अनुसूची में लाया जाए। नवी अनुसूची की भी बात हो रही है ना। देखिए क्या है, ये जो राजनीतिक विवाद दोनों तरफ जो चल रहे हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान जो है पब्लिक को हो रहा है। आज की तारीख में आप देखें तो दर्जन भर प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजे लटके हुए हैं। मतलब ये है कि हजारों मतलब युवाओं का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। उन पे क्या गुजर रही होगी ये सोचने की बात है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के नवीन मार्कंडे जी जो पूर्व विधायक भी रहे, राजभवन में मिले तो मतलब उनका अनुरोध किस तरह का था? क्या पूरे आरक्षण को लेकर था या फिर अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर था? मतलब अनुसूचित जाति वर्ग में भी जो है बड़ा मतलब चीजें ऊपर नीचे हुई। 16 से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 12 हुआ, इधर बढ़ा तो 12 से केवल 13 बढ़ा। और खुद शिव कुमार डहरिया जी जब वो आरक्षण कम हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो असहमत थे और उन्होंने बहुत मतलब जमकर आवाज उठाई थी। तो ये जो है मतलब बुरी तरह से जो पेच फंसा हुआ है उसको लेकर मुझे नहीं लगता कि इसका जल्द कोई समाधान निकलते दिखेगा। अमित जी, अगला कदम क्या होगा? राजभवन का आप घेराव कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि आदिवासी हक प्रभावित ना हो, ये जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए, बीजेपी की होनी चाहिए। घेराव करने से होगा? घेराव किसका होगा? सरकार किसकी है? आप आदिवासियों से घेराव करवाएंगे या आदिवासी खुद आकर घेराव करेंगे? लेकिन सरकार तो कांग्रेस की है, यहाँ पर आपकी सरकार है, वो तो घेराव यही माना जाएगा कि आपकी सरकार के ऊपर घेराव है। तो अगला कदम होना क्या चाहिए? कोई बीच का रास्ता ऐसा नहीं, कोई प्लान करना चाहिए भाई राज्यपाल जब अपने पास रखें चलिए देख लेते हैं, कोर्ट का कोई दूसरा रास्ता हो या कोई तीसरे रास्ते के लिए हम प्रयास करें। क्योंकि जैसा कि दुबे साहब ने कहा, नियुक्तियां पूरी तरह से रुक गई और युवाओं का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अमित साहब जी, निश्चित तौर पे गणतंत्र के 7 दशकों में पहली बार अगर किसी सरकार ने, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो 76% आरक्षण की जो पास करवाया है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बहुत ही सम्मानित। अभी अनिरुद्ध भैया ने कहा कि कई युवाओं का भविष्य आधार में लटक गया है, कई की एज बार हो जाएगी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हजारों युवाओं के भाग्य का फैसला करने वाला भी है। उनकी जिस प्रकार से सारी चीजें रुकी हुई है, मैंने कहा ना सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम आपने कहा कि आप घेराव कर रहे हैं, मैंने तो पहले ही आपके डिबेट शुरू होने से पहले ही कहा कि हमारी संवैधानिक प्रमुख हो हैं राज्यपाल जी, और हम सब महामहिम का बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। रही बात बहुत ही सम्मानित, अभी भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि शब्दों का चयन, मैं आपको बता दूं कि हम गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं साहब, और कम से कम गोडसे की पाठशाला से निकलने वालों से हमें शिक्षा, नैतिक शिक्षा की, मुझे ऐसा लगता है कि जो जहरीली बोली जाती है, शब्दों के लिए जानी जाती है, और जो चिंतन शिविर, जो चिंता शिविर में बदल गया था, जिस प्रकार की, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं आज का डिबेट पे कुछ अच्छी चीजें आदित्य जी बाहर आए। तो लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जैसा हमने इनिशिएटिव लिया है, हमारे 5 जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो महामहिम से मिले भी थे, उन्होंने अनुरोध भी किया था। आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूं कि हम सारे लोगों से, भाजपा के लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी जाइए, अपना पक्ष रखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सारे लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जितनी जल्दी ये हो सके उतना बेहतर है। अमित जी, पेशे से वकील भी हैं आप, मेरा एक सीधा सा सवाल है, जब 58% आरक्षण जो है वो असंवैधानिक है, तो 76% आरक्षण संवैधानिक कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, महामहिम ने ये क्वेरी की है, बहुत साफ है कि अगर ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है तो आपने उसकी क्या तैयारी करके रखी? क्योंकि निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है, आपने 4% कर दिया, एससी का आरक्षण आपने कम कर दिया। इनमें से कोई भी प्रभावित जिस दिन कोर्ट पहुंच जाएगा, कोर्ट से तत्काल इस पूरे विषय पर स्टे हो सकता है। यह जिम्मेदारी नहीं सरकार की? देखिए, मैंने कहा ना कि आबादी के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान 76%, 76 नहीं, मैं जो कह रहा हूं आबादी के अनुसार आरक्षण देने को, जिस प्रकार से मैंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट में जो नैना साहनी केसेस में जो डिसाइड हुआ था, संविधान की जो अभी भैया ने बात की, दुबे भैया ने, कि संविधान की अनुसूची जो 9वीं सूची वाला रास्ता अगर अपनाया जाता है तो उसके बाद न्यायिक समीक्षा
ना हो सके उसमें क्लॉज हट जाता है। तो जिस प्रकार से ये झारखंड ने भी किया है और झारखंड का मामला भी अधर में लटका हुआ है। मैं बता देता हूं आपको, वहां पर उन्होंने 77% किया है। और तमिलनाडु में आपको मैं बता दूं कि जो ईडब्ल्यूएस का 3% आरक्षण उन्होंने दिया, ये बताया गया है कि वहां की आबादी के अनुरूप से ईडब्ल्यूएस को 3% दिया गया है। तो आबादी के अनुसार आपने जो कहा, आप बिल्कुल आप अपनी जगह सही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था अभी महाराष्ट्र वाले केस में भी कि हम उसे फिर से रिवोक नहीं करेंगे, आरक्षण अगर 50% से ऊपर रहेगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि कई डाटा, अगर आप पर्याप्त डाटा हमने दिया है, पर्याप्त बल और संतुष्ट होने के बाद, दोनों सहमति करने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने अगर उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि विधि विभाग से अध्ययन करने के बाद, अभिमत लेने के बाद उसे विधानसभा में पटल पर उसे विधेयक को लाया गया। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि वहां पर कई भाजपा के नेता, जिस प्रकार से हमारे नेता वहां पर कह रहे थे कि कई भाजपा के नेता नहीं चाहते थे और अड़ंगा डालने की भी वहां पर जो बात हो रही थी, इन सारी चीजों पे मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे को कम से कम राजनीतिक मुद्दे से, राजनीतिक मुद्दा आप मत बनाइए, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का, छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य अंधकार में अटक गया। अमित जी, सीएम साहब ने बहुत साफ कहा है कि अगर वो जवाब चाहती तो मैं जवाब भिजवा भी दूंगा, लेकिन उसके बाद की क्या तैयारी? जवाब भिजवाने के बाद भी अगर चीजें पूरी नहीं होती, आप ऑप्शन क्या है? कोई कंटिजेंसी प्लान है? अगर ये नहीं हुआ तो कोई दूसरे उस पर सरकार जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि हमने तो पूरा विधि अभिमत लेने के बाद विधानसभा के पटल पे रखा था। उसके बाद भी अगर महामहिम जी को क्वेरीज हैं, उन्होंने 10 जो भेजे हैं, अगर वो नहीं चाहती थी तो वो विधेयक को लौटा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र में वो रख भी सकती हैं अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, अधिकार क्षेत्र में 3 चीजें हैं, वो राष्ट्रपति को भेज सकती हैं, वो क्वेरीज जिस प्रकार से करी है, मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, अगर छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ के जनजाति वर्ग के लिए अगर हमने जो आरक्षण लाया है, अगर हमें जो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस की सरकार लड़ेगी। और पहले दिन से हमने कहा है कि 32% आरक्षण, जो 76% आरक्षण हमने जो अलग अलग उसमें किया है, हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और हम उस पे पीछे हटने वाले नहीं है। और बड़ी मजबूती के साथ, बहुत ही एक 10 सेकंड चाहूंगा, बहुत ही सम्मानित केदार भैया ने अभी कहा कि मैं 1 मिनट, बस 1 मिनट, उन्होंने कहा कि हमने अच्छे से पक्ष नहीं रखा 4 साल। साहब, 12 से 18 तक आपने पक्ष नहीं रखा, 6 साल में 12 पेशी आपको मिली, आप उस पर पक्ष नहीं रख पाए। हमें तो 4 साल मिले, उसमें भी पौने 2 साल कोरोना के चले गए, 2 पेशी हमें मिली, हमने बड़ी मजबूती के साथ रखा। नियत आपने अच्छे से पक्ष नहीं रखा था, आपने एफिडेविट नहीं जमा किया था, आपने ना नंकी राम कंवर जी की रिपोर्ट रखी थी, ना चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट रखी थी। अगर वहां पर जो भी निर्णय एडवर्स आया है, अगर उसके लिए कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार है। अमित जी जवाब लेते जी, केदार जी। ये आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहते थे, ये तो आज क्लियर हो गया जब इन्होंने 76% किया। तो ये आरक्षण उनको अच्छा लगता नहीं था कि 58% अच्छे से सबको मिल रहा है और इसको कैसे भी करके कैंसिल कराओ करके हार गए। क्या आदित्य जी, इनकी जो नई योजना 76% की है, तो ये सीधा स्पष्ट नहीं करती कि इनके विचार 58% में इनको रास नहीं आ रहे थे कि अच्छे से सब कुछ चल रहा था, ये छेड़छाड़ करना चाहते थे? अगर ठीक था तो वैसे ही करते, और अगर वो ठीक नहीं लगा तो इन्होंने 76 लगा दिया। और नवी अनुसूची ऐसे शामिल नहीं हो जाता कि आप एक पन्ना भेज दिए, ये पास हुआ और इसको नवी अनुसूची में उसके क्राइटेरिया है, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है। अरे भाई, मैं कहता हूं कि जब आपने 76% बनाया तो जिस विधि विभाग से आपने परामर्श लिया उसकी टिप डाली क्या? आपने जो समिति गठित की थी कि दूसरे प्रदेशों में, तमिलनाडु में जहां अध्ययन करके उसकी टिप आपने डाली क्या? वही तो पूछ रहे हैं। क्वांटिफाइबल डाटा बेस है, आप बोलते हैं आरक्षण का, तो क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट कहां है? आप क्या चाहते हैं कि एक कागज राज्यपाल के पास भेजे और वो 10 का, आखिर उसका बेस क्या था, कैसे पास किया, कैसे बनाया? और 58% आपको रास नहीं आ रहा था। ये तो साफ है, स्पष्ट रूप से आप चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की व्यवस्था बदले और आदिवासी भाइयों को आरक्षण ना मिले, इसलिए नया पेच आपने फंसा दिया है। आपकी नीति और नियत दोनों इस बात से स्पष्ट है कि आप छत्तीसगढ़ में शांति नहीं चाहते, युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते। अरे भाई, परीक्षा का रिजल्ट निकालो ना।
आखिर हाई कोर्ट ने परमिट किया ना कि बी फॉर्म और डी फॉर्म की जितनी सीटें हैं उसको 31 दिसंबर तक के समायोजित करें। आप दूसरे भी परीक्षा का रिजल्ट निकालो, वो भी हाई कोर्ट जाएंगे, सलाह देना परमिशन लेके चाहिए आएंगे। गुप्ता जी आप क्यों? हाँ, कोई सलाह देना चाहिए? मैं स्पष्ट कहूंगा जो भी रिजल्ट रुके हैं उसे तत्काल जारी करना चाहिए। हाई कोर्ट जैसे अभी बी फॉर्म वालों को राहत दिया है कि इनको समायोजित पुराने आरक्षण के हिसाब से करे तो उनको लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, पर ये सरकार साहब डिफाल्टर हो चुकी है। ये तो आरक्षण का बहाना लेके नौकरियों को रोक रखी है। अरे नौकरी दे देंगे तो पैसा कहां से देंगे? पैसा तो है नहीं, ठन गोपाल है, ब्याज भरने के लिए नहीं है। आज 11,000 करोड़ रुपए काट दिए, 44,121 करोड़ रुपए सवाल कर रहे हो तो जवाब सुन लो। आज पूरा जितना डाटा है ना आपके सीजी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का, वो पत्रकारों के सामने रख दिया है कि आपको कितना पैसा दिया है। कल का सुबह पेपर पढ़ लेना, सारा डिटेल मैं बताता हूँ। 17,240 करोड़ रुपए पेंशन का, 1500 के 2 पीएम आवास के, 365 बाकी नहीं है। सारी चीजें आज उसको कल आपको देखने मिल जाएगी। आज पीसी ली है, मैं भी बैठा था उसमें। 11,000 करोड़ रुपए सीआरपीएफ पटेल साहब ने काटा है। तो भाजपा का कोई नेता का प्रयास किया। 36 लोग छत्तीसगढ़ के नीति देखिए आरक्षण पर आर पार लगातार जारी है, बहुत साफ है। फिलहाल कोई हल निकलेगा ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आता। दोनों ही दल मानने को तैयार नहीं है कि आखिर गलती किसकी है और आने वाले समय में जो अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा, दोनों ही मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। लेकिन जनता है, सब कुछ देख रही है। आज के मुद्दे में आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।